Hey everyone, this is Chandni Dinani and I welcome you all to Matinee Trains हिंदी। आज की वीडियो में हम फाइनली जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है विच इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं नेल्सन मंडेला के चैप्टर का, साथ ही साथ इस चैप्टर का जो समरी है वो भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। बट अब बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में गिवन है उसको सॉल्व करने का टाइम आ गया है। बट बिफोर वी बिगिन टुडेज टॉपिक, उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक का वीडियो अगर देखना चाहते हैं, सब कुछ अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे। साथ ही साथ ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जिसके लिए हम आपसे पैसे मांगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक वीडियो, नॉट 2 to 3 वीडियोज़, सिर्फ 2-3 वीडियोज़ नहीं, जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल्सो अगर आपको इन वीडियोस को बहुत अच्छे से एक्सेस करना है, लाइक इजीली एक्सेस करना है, आप बहुत आसानी से हर एक वीडियो को बस कुछ क्लिक्स करके देखना चाहते हो, देन आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे सही विकल्प है कि आप वेबसाइट विजिट करें हमारे चैनल की। अब वेबसाइट कैसे विजिट करना है, वीडियोज़ को कैसे एक्सेस करना है, वो सब मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो के अंत में। बट अभी के लिए हम चालू करते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सब के आंसर्स को डिस्कस करने से। सो सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी एज सच क्वेश्चन पेपर में नहीं आती है, पर ऐसा है ना कि इस चैप्टर में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंटर्स दिए हुए हैं जिनको अगर आप और अच्छे से समझ लें तो बहुत सही होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे रेनबो गैदरिंग, मैंने वैसे आपको क्लियर किया था, बट अगर आपके पास वो सेम बिल्कुल डेफिनेशन के फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। सिमिलरली द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी बात की थी हमने, बट इसी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो ऐसे आपके पास ना एक बॉक्स दिया हुआ है, एक है कॉलम ए, एक है कॉलम बी, और आपको क्या करना है, आपको कॉलम ए में मेंशन सेंटेंसेस के करेक्ट मीनिंग के साथ कॉलम बी में जो मीनिंग्स हैं उनमें से जो भी सही मीनिंग होगा उससे मैच करना है। अब आपके पास ऐसे देखिए बहुत सारे हैं, रेनबो गैदरिंग, द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, जो कि आपके चैप्टर में डिफरेंट पार्ट्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी के साथ आपको बहुत सारे मीनिंग्स दिए हैं जो अभी वही मीनिंग नहीं है जो उसके जस्ट सामने प्लेस नहीं है, बल्कि आपको ऐसे ऊपर नीचे जंबल्ड अप करके दिया है। अब आपको जो भी कॉलम ए में मेंशन्ड है उसके सही मीनिंग जो भी कॉलम बी में होंगे उससे मैच करना है। तो हम सीधे सीधे अब डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली आंसर्स क्या हैं। जैसे सबसे पहले, अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपको बोला था रेनबो गैदरिंग का मतलब ये है कि भाई अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोग अलग अलग दिख रहे हैं सब, तो सब एक साथ आए। तो रेनबो में कैसे कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स, वैसे ही वहाँ डिफरेंट पीपल हैं, तो वो एक साथ इकट्ठे हुए, तो ऐसा लग रहा है कि रेनबो गैदरिंग है। तो अ ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन अ रेनबो, जैसे कि इंद्रधनुष एक रेनबो में इतने प्यारे प्यारे रंग होते हैं, विबग्योर के नाम से जाना जाता है उसको, ठीक है। विबग्योर एक पैटर्न होता है, वायलेट, इंडिगो एंड स्टफ। तो वैसे ही ये कलर्स इतने खूबसूरत लगते हैं कि इंद्रधनुष में एक साथ जब वो दिखते हैं, उसी तरीके से इतने सारे लोग जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं इस सेरेमनी के लिए। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, इसीलिए बोला है रेनबो गैदरिंग। नेक्स्ट है द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अभी वाइट मतलब जो वाइट्स हैं, सुप्रीमेसी मतलब एक रूल है, एक सबसे टॉप मोस्ट है, लाइक उन्हीं का शासन चलेगा। तो क्या होगा, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी, यानी सिर्फ वाइट्स की सुप्रीम पावर है ना। और जब हम वाइट्स ब्लैक्स ऐसे करते हैं, बोलना चाहिए भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट, तो उसके लिए वर्ड हो जाता है रेशियल, रेस पे बेस्ड, ठीक है। तो वही चीज बोली है कि वाइट सुप्रीमेसी है, वाइट्स की एक ताकत है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी बोला है, यानी कि जो वाइट्स होंगे वो सुपीरियर होंगे, जो ब्लैक्स होंगे उनको इन्फीरियर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो वाइट ऑफ द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, इजी। चलो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। एक हिस्ट्री के सेंस के साथ ओवरवेल्म्ड होना, बहुत बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि भावुक होना, या फिर वो बहुत सारा चीज़ें जो हैं, वो जो इमोशंस हैं वो आपके ऊपर ओवर पार कर है। इसका मतलब फील डीपली इमोशनल, जो मैंने बोला भावुक, ठीक है। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। भाई अभी जो सेरेमनी हो रही है उसमें साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, ये सब
फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो पता चल रही हैं। अपर्थिट सिस्टम का एंड, जितने भी लोग हैं उनकी फ्रीडम, ये सब विटनेस करने को मिल रहा था। अभी ये कब विटनेस कर रहे हैं ये लोग, जब इतना सब कुछ बीत चुका है पास्ट में। तो वही चीज़ें सोच सोच कर कि क्या क्या हुआ था हिस्ट्री में, कैसे लोगों ने सफ़र किया, वो सोच सोच कर डीपली इमोशनल होना, उसे कहते हैं बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। क्लियर? ओके। रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेजिलियंस क्या है? एक ताकत किसी भी चीज़ को झेल लेने की, ठीक है। आप टूट नहीं जाते हो कि कुछ भी डिफिकल्ट आएगा तो आप ब्रेक हो जाएंगे, नहीं अब कुछ नहीं होगा, नहीं, आप बिल्कुल बोलते हैं वो क्या, डट के सामना करना, वो रेजिलियंस पार है। अभी वही दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो आप सोच भी नहीं सकते, है ना, वैसा रेजिलियंट होना। अभी क्या है ये? ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग, नॉट लूजिंग द होप, गुडनेस और करेज। क्या दिया हुआ है कि रेजिलियंस मतलब एक अलग ही एबिलिटी होना, एक अलग ही ताकत होना जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वैसी जिससे आप कोई भी तरीके की परेशानी आ जाए वो आप उससे चेंज नहीं होंगे, आप उम्मीद नहीं खोएंगे, आप अपनी गुडनेस और करेज यानी कि हिम्मत, इस सबको खो नहीं दोगे। नेक्स्ट है अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या था भाई? कुछ गार्ड्स थे प्रिजन में जिनके अंदर उन्होंने एक झलक देखी इंसानियत की, तो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, एक छोटी सी झलक ह्यूमन फीलिंग की, वो है गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस एक्सेट्रा। अच्छाई, ठीक है, काइंडनेस यानी कि दया होना, दया भावना होना, पिटी वही चीज है, दया भावना होना, जस्टिस यानी न्याय। तो ऐसी कुछ चीजें जो उस वक्त ब्लैक्स के लिए फील हो रही होगी गार्ड को, वो देखने को मिली किसको? नेल्सन मंडेला जी को। नेक्स्ट है ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस। ट्वाइलाइट में मैंने बोला ना, एक धुंधला टाइप का, वैसा ही अ हाफ सीक्रेट लाइफ, लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। पूरा अंधेरा और सूरज की रोशनी, इसके बीचों बीच एक होता है जब बहुत सारे स्टार्स होते हैं, थोड़ी बहुत रोशनी होती है बट अंधेरा भी होता है, तो वो जो बिल्कुल मिड में होता है ना, सनराइज और डार्कनेस के बीच में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, सॉरी, सनसेट और डार्कनेस के बीच में, मतलब जैसे ही सूरज डूबता है, नॉट सनराइज, जब सूरज डूबता है, ठीक है, तो उस वक्त कैसे धीरे धीरे रोशनी कम होती है, और जो डार्कनेस है वो बिल्कुल कंप्लीटली अंधेरा होता है, उसके बीचों बीच जब बहुत सारे स्टार्स होते हैं, मून लाइट होती है, थोड़ी बहुत रोशनी होती है, उसे ट्वाइलाइट कहते हैं। तो वैसा जो बिल्कुल बीच में है, यानी कि हाफ सीक्रेट लाइफ, वैसा जीने को मजबूर कर दिया जाता था अगर कोई पर्सन अपनी फैमिली के प्रति ऑब्लिगेशंस फुलफिल करता था। ठीक है, तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन थे, आई होप क्लियर हो गए हैं। अगर कोई भी ऐसा पार्ट था जो क्लियर नहीं था, डन? ओके, चलिए अब मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि पूरे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में। सबसे पहले, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, सेरेमनीज कहाँ हुई थी? एम्फी थिएटर में, जो यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ एम्फी थिएटर हैं, कहाँ पर? प्रिटोरिया में। नेक्स्ट पूछा है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? भाई जो एम्फी थिएटर है वो सैंडस्टोन का बना हुआ था, तो यहाँ पर इंडिया में और कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं? तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें से कोई 2-3 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो सैंडस्टोन से बनी हुई है। तो सीधे सीधे डायरेक्ट है, ये लिखना तो आपको आना ही चाहिए, है ना, और आ जाएगा कि सबसे पहले सेरेमनीज कहाँ पे हुई थी? ये थी है डिड, तो जब भी हमको पास्ट की बात करनी है, हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, जो हमारा भूतकाल होता है उसकी बात करेंगे। अभी सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं ना, तो हम जो ओरिजिनल क्रिया होती है उसका पास्ट यानी भूतकाल का जो फॉर्म होता है उसको यूज करते हैं। अभी टेक क्या है? टेक प्रेजेंट है, वर्तमान है। अभी इसी को आपको अगर भूतकाल में यूज करना है तो टेक का बन जाता है टुक। जो हम जब क्रियाएं पढ़ते हैं ना, अलग अलग क्रिया वर्ब फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4, तब हम पढ़ते हैं इसको एज V2, है ना। अब ये धीरे धीरे पढ़ते से आएगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स पढ़ने चाहिए बहुत अच्छे से, फिर आप यूज कर पाओगे। तो पास्ट में आप टेक का कर दोगे टुक, तो वही है द सेरेमनीज टुक प्लेस। कहाँ पे हुई थी? इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। क्या ये मैंने खुद से लिखा है? भाई ये तो बुक की पार्ट है, अभी आप बिल्डिंग का नाम थोड़ी बदल दोगे, इसको क्या करेंगे, तो वही रहने वाला है। तो ये आपने पूरा अच्छे से बता दिया कि जो सेरेमनीज हैं वो सैंडस्टोन की बनी हुई एम्फी थिएटर, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाई गई हैं, कहाँ पर? प्रिटोरिया में, वहां पर सेरेमनी हुई थी। अभी इंडिया में बहुत सारे नाम हैं, एक दो मेंशन करेंगे कि इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर द बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड स्टोन, एक्सेट्रा भी लिख दिया मैंने बिकॉज और भी हैं, है ना, चाहो तो लिख सकते हो राष्ट्रपति भवन कॉमा रेड फोर्ट एक्सेट्रा आर द बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। इसके अलावा और भी हैं, तो डेफिनेटली आपको और कोई नाम याद रखना है तो आप वो रख सकते हो। डन, इजी क्वेश्चन था। ऑलराइट, चलो सेकंड पे मूव करते हैं। कैन यू से हाउ 10th of May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? भाई 10th of May को पतझड़ या ऑटम डे क्यों बोला था?
बिकॉज ऑटम डे के बाद ऐसा माना जाता है फसल का जो दिन होता है हार्वेस्ट का, और इसके बाद जो है सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ देखने को मिलता है पॉजिटिव पॉजिटिव। और इस दिन भी वही देखने को मिल रहा था, एक बहुत ही नई शुरुआत थी। सब बुरे दिन जा चुके थे, अपार्थाइड सिस्टम जा चुका था, वाइट्स की सुप्रीमेसी जा चुकी थी, ब्लैक्स का रूल नहीं कहना चाहिए, लाइक ब्लैक्स के लिए एक अच्छी कंट्री बन गई थी, लाइक अब सबके हक होंगे, सबके रूल्स होंगे, राइट्स होंगे, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र आ गया था। तो इस तरीके से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई थी, एंड दैट इज व्हाट इज ऑटम डे को बहुत अच्छे से सिग्निफाई करिए। तो अब सबसे पहले आपका ये हक बनता है कि आप ऑटम डे को एक्सप्लेन करें कि ऑटम से क्या समझते हो, फिर बताओ कि 10th ऑफ मई ऑटम डे से कैसे लिंक किया गया। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑटम सीजन की। सो द ऑटम सीजन इलस्ट्रेट्स या सिग्निफाइज या टॉक्स, आपको जो वर्ड लिखना है, बट बिकॉज बाकी वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते हो तो क्यों ना एक नया वर्ड सीखें, इलस्ट्रेट्स यानी दर्शाता है, ठीक है। सो द ऑटम सीजन इलस्ट्रेट्स द हार्वेस्ट सीजन विच इज लिंक्ड, जो कि जुड़ा हुआ है विद अबंडेंस एंड सक्सेस, एक अलग ही प्रॉस्पेरिटी, सब सक्सेस और अच्छी अच्छी चीज़ों से जुड़ा रहता है ऑटम सीजन हार्वेस्ट से। सो उसी को कहते हैं क्या कि भाई ये ऑटम सीजन है ना। अभी 10th ऑफ मई को क्यों बोला ऑटम सीजन या ऑटम से लिंक क्यों किया? 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका बिकॉज की जगह चाहो तो एज लिख सकते हो, मैंने पहले भी बताया था, है ना, एज ऑन दिस डे द इनॉग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट टुक प्लेस ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। और इसके बाद तो अबंडेंस ही अबंडेंस होगा, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी होगी, है ना। तो इसीलिए पहले तो आपने बता दिया ऑटम सीजन जो है वो अबंडेंस और सक्सेस से जुड़ा हुआ है, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस से जुड़ा हुआ है। आपको जो लिखना आप लिख सकते हो। 10th ऑफ मई के दिन सबसे पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में बनी, इसीलिए भी ये ऑटम डे होगा। इजी, ओके। चलो थर्ड की बात करते हैं। At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. वो बोलते हैं ना कि ये अपार्थाइड सिस्टम एक extraordinary human disaster है। What does he mean by this? क्यों बोलते हैं extraordinary human disaster? ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर है और extraordinary है, नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा सिस्टम था जिसमें जो इंसान है वो दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा पीड़ित करेगा। एक इंसान दूसरे इंसान के हक छीन लेगा, एक इंसान दूसरे इंसान की आज़ादी छीन लेगा, और ऐसा सिस्टम जो है ऑब्वियसली वो नॉर्मल नहीं है। दूसरी बात, ये डिजास्टर नहीं है तो क्या है ना, सब तबाही तो कर रहा था। ऑल्सो व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड ऑफ द डे। ऑल्सो जब लास्ट स्पीच होती है, मतलब स्पीच बिल्कुल खत्म हो रही है, तब वो ग्लोरियस अचीवमेंट की बात करते हैं। वो क्या है? हम सबको पता है, अपार्थाइड सिस्टम का खत्म होना और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनना, ऑल्सो एक ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना जो ब्लैक्स द्वारा बनाई जाएगी, अब उन लोगों द्वारा जिनको शायद इंसान भी कंसिडर नहीं किया जाता था साउथ अफ्रीका में उस वक्त, है ना। तो ये एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। सबसे पहले बताएंगे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यानी अपार्थाइड सिस्टम के बारे में। बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मेंट मतलब ऐसा उन्होंने मीन किया था, टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। वो अपार्थाइड सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि ये है वो एक्स्ट्रा ordinary human disaster. This system promoted the racial segregation and as a result the blacks suffered a lot. ये जो गवर्नमेंट थी, अपार्थाइड सिस्टम था, ये प्रमोट कर रहा था, ये सपोर्ट कर रहा था रेशियल सेग्रीगेशन को, यानी रेस पे बेस्ड डिविजन को। सेग्रीगेशन मतलब डिविजन, तो डिस्क्रिमिनेशन को या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, आप जो चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए आप रेशियल सेग्रीगेशन ना लिखकर यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। आपको जो अच्छे से याद नहीं कहूंगी, यानी जो अच्छे से ध्यान में रहे, रटना मत, भूल ही जाओगे नहीं तो आप ये लिख सकते हो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि आप नॉर्मली जानते हो उसको, या फिर आप लिख सकते हो रेशियल सेग्रीगेशन। भाई अलग अलग कर दिया था, भेदभाव चालू कर दिया था, ब्लैक्स वाइट्स ऐसे करके। ऑल्सो इसका रिजल्ट ये था कि ब्लैक्स या नेल्सन मंडेला जैसे जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफर किया। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट, मतलब उनको तो इतना भी हक नहीं दिया था कि वो अपने लिए कोई हक मांग सके। हक मांगना तो बहुत दूर की बात है, इतना हक भी नहीं था कि आप इसके बारे में बात कर सको। Therefore the system of, इसीलिए the system of apartheid was not less than an extraordinary human disaster। भाई अब इससे बदतर क्या होगा कि इंसानों के पास अपने बारे में कुछ मांगने के लिए हक नहीं है, तो ये डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉर्मल नहीं था, आम नहीं था, और ह्यूमन डिजास्टर था। क्लियर? ओके, चलिए इसको रब कर देती हूँ। आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि इसको रेशियल सेग्रीगेशन भी लिख सकते हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, मंडेला कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट एज, या बिकॉज जो आप लिखते हो बट एज लिखो, बेटर है। एज फॉर द फर्स्ट टाइम अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर द ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बींग्स एंड वर इल ट्रीटेड। मतलब ये इसीलिए ऐसा ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था। इमेजिन करो ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पर
क्या बोलूँ मैं, जहाँ पर ऐसा है कि रूल था, सालों साल तक रूल था कि कोई भी पर्सन जिसकी एज 50+ से ज़्यादा है वो कभी भी गवर्नमेंट पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लाइक वो कभी इलेक्शंस में बैठ ही नहीं सकता। बट एक ऐसा टाइम आया सालों साल के बाद जब एक मे बी कह लो 80 ईयर्स का कोई पर्सन, उसको बना दिया वहाँ का सबसे मेन लाइक प्रेसिडेंट। शॉकिंग राइट। वैसे ही यहाँ पर ब्लैक्स को तो कोई रिस्पेक्ट ही पे नहीं करता था, वाइट्स के लिए ब्लैक सिर्फ स्लेव्स थे, करेक्ट। तो ये जो लोग हैं जिनको इंसान भी कंसिडर नहीं किया जाता था, ह्यूमन बींग्स भी नहीं मानते थे, उनमें से ही कोई एक वहाँ का प्रेसिडेंट बना है, तो ये बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए ये एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था। डन, ओके चलो नेक्स्ट। फोर्थ है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। भाई बहुत सारे लोग आए थे, पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज, 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज से लोग आए थे, तो उन लोगों को धन्यवाद क्यों कह रहे थे नेल्सन मंडेला जी, लाइक ऐसा क्या हो गया। तो बहुत सालों तक साउथ अफ्रीका को आउटलॉ पढ़ा है हमने, आउटलॉ मतलब जिनको बिल्कुल बोल सकते हैं कट कर दिया था, जो भी रिलेशंस होते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस उससे कट कर दिया था। भाई अपार्थाइड सिस्टम फॉलो कर रहा है जो देश, वहां हम क्या ही रिलेशंस रखेंगे, ऐसा करके वो अलग ही कर दिया था, उनको एक अलग देश बना क्या दिया था, ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। तो इतने सालों तक जो आउटलॉज थे वहीं पर इतने सारे लोग आए, इंटरनेशनल गेस्ट आए अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए, नेल्सन मंडेला जी की ओथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए, तो धन्यवाद देना तो बनता है। इसीलिए जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे थे अपनी कंट्री के थ्रू, अपनी पहली डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के थ्रू एक जेस्चर, एक व्यवहार दिखा रहे थे और इसीलिए वो थैंक यू बोल रहे थे, ठीक है। चलो तो इसका जो आंसर है इट सेज मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एट द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। अभी जब इतने सारे लोग आए हैं उनकी ओथ को विटनेस करने, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा गर्व की भी बात है और वो बहुत खुश भी हैं, तो इसीलिए उनको बहुत खुशी हो रही थी कि इतने सारे लोग साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, इतने सारे इंटरनेशनल गेस्ट जो हैं वो आए हुए हैं। South Africans were considered outlaws and now politicians and dignitaries had come to attend the ceremony. तो साउथ अफ्रीका को आउटलॉ कंसिडर किया जाता था, अभी इतने सारे लोग जो हैं वो इधर इसीलिए आए ताकि वो सेरेमनी को विटनेस कर सके। He thus thanks all of them for having come to witness the historical ceremony. और इसीलिए वो जो हैं सबको थैंक यू बोलते हैं कि सब लोग आए उनकी सेरेमनी को अटेंड करने। This was a gesture from the first democratic government being formed in South Africa and this was a common victory for justice, peace and human dignity. साथ ही साथ ये एक इनका व्यवहार था, एक तरीका था, एक जेस्चर था जिससे वो अपनी रिस्पेक्ट या फिर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। साथ ही साथ ये सिर्फ इन्हीं की जीत नहीं थी बल्कि सभी की जीत थी, सबकी कॉमन विक्ट्री थी, शांति, न्याय और ह्यूमन डिग्निटी के टर्म्स में। क्लियर? ओके चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। वो जब अपनी स्पीच दे रहे होते हैं नेल्सन मंडेला जी, तब वो बताते हैं ना लोगों को कि अब ऐसा नहीं करना है, अब हम लोगों को फ्री करना है फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, सफरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ें हैं जो एज आइडियल्स या फिर एज पॉइंटर्स वो सेट करते हैं वहाँ के लोगों के लिए। तो बस उसको ही एज इट इज मेंशन करना है यहाँ पे जो आपकी बुक में ही गिवन है। सो नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ सेपरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड सफरिंग, कि भाई हमें अपने लोगों को, जितने भी लोग पॉवर्टी, गरीबी, जितने भी लोग डेप्रीवेशन यानी किसी चीज़ की कमी, अभाव या फिर सफरिंग, जितनी भी परेशानियां हैं उससे अगर पूरी तरीके से जकड़े हुए हैं तो उससे मुझे मुक्त करना है, हमें मुक्त करना है अपने लोगों को। He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origin. साथ ही साथ वो अपनी सोसाइटी के लिए एक ऐसा भी आइडियल सेट कर रहे थे जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा, भले वो जेंडर हो, रेस हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ पे बेस्ड कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने एज आइडियल सेट की थी अपने लोगों के लिए। क्लियर? ओके अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी आप बुक देखोगे आपकी, तो आपके ऐसी है ना 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, फिर आपको आगे पढ़ाया है चैप्टर, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर इकट्ठे क्वेश्चंस लास्ट में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ वाज द एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। भाई बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स जिनकी चेस्ट वाज बेडेक्ड विद रिबन्स, मेडल्स एक्सेट्रा, वो लोग आए थे अपने रिस्पेक्ट पे करने के लिए नेल्सन मंडेला जी को। इसके पहले अगर अपार्थाइड सिस्टम के दौरान की बात करते तो नेल्सन मंडेला जी को ये रिस्पेक्ट पे करने नहीं बल्कि अरेस्ट करने के लिए आए होते। बट अभी क्योंकि ये वो पर्सन है जिसने इतनी ज़्यादा सफरिंग्स देखकर फाइनली अपनी कंट्री को फ्री कर दिया, ये वो पर्सन है जिसने इतनी सारी जो वॉर्स वगैरह में इंडल्ज हुए होंगे या जो कुछ भी हुआ होगा वो सही के लिए किया, उन्होंने अपने लोगों को फ्री करने के लिए किया, इसीलिए मिलिट्री जनरल्स जो है वो उनको रिस्पेक्ट पे करने आए थे। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले उनके लिए ये पर्सन क्रिमिनल था, बट बाद में जब उन्होंने देखा कि भाई इसका रिजल्ट क्या है, एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, कंट्री का भला हुआ है, तो डेफिनेटली उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, अब इसी को लिखते हैं आंसर के फॉर्म में। सो
द मिलिट्री जनरल सल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी टू मंडेला, ठीक है, तो उनको अपनी लॉयल्टी दिखाई, अपनी एक तरीके से उन्होंने सल्यूट किया है कि वाह क्या काम किया है. सो इस तरीके से दे वर पेइंग रिस्पेक्ट. When apartheid system was prevalent, military generals would have arrested Mandela. The change in their attitude was because of the struggle and sacrifices of many heroes of South Africa. Definitely अगर apartheid system होता तब जो भी मिलिट्री जनरल्स थे वो अरेस्ट करके चले जाते हैं मंडेला जी को, बट अभी वो अपना रिस्पेक्ट पे करने, उनको सल्यूट करने, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि कितने लोगों की सफरिंग्स, कितने लोगों के सैक्रिफाइसेस, बलिदान जुड़े हुए हैं. जो हीरोज हैं, रियल हीरोज यही होते हैं, तो उनके लिए एक एटीट्यूड चेंज बहुत नॉर्मल बात है. तो उनका इसीलिए जो नजरिया बदला कि भाई नेल्सन मंडेला जी को अरेस्ट नहीं बल्कि उनको तो सल्यूट करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं कंट्री के. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? भाई दो राष्ट्रगीत क्यों गाए? ऑब्वियसली यूनिटी को दर्शाने के लिए कि व्हाइट्स ब्लैक्स जैसा कुछ नहीं है, सब साउथ अफ्रीकन्स हैं, सब इंसान हैं. तो वो यूनिटी दर्शाने के लिए दो नेशनल एंथम्स गाए गए. अब फटाफट से लिखते हैं कौन से दो नेशनल एंथम्स हैं, क्या हुआ एंड एवरीथिंग. Two national anthems, one by the whites and the other by the blacks, were sung to symbolize the equality of rights of blacks and the whites. ये सबसे छोटू सा आंसर है. इसको और ज्यादा आप बड़ा करोगे तो कैसे करोगे कि टू नेशनल एंथम्स वर संग ऑन द डे ऑफ सेरेमनी. फिर बताओगे व्हाइट सैंग सो एंड सो, ब्लैक सैंग सो एंड सो, यानी कोसी, सिकले, लाई अफ्रीका और डायस्टैप, ये नाम बताओगे. ठीक है. फिर उसके बाद बताओगे कि दीज टू नेशनल एंथम्स वर संग, ये इसीलिए गाए गए. अभी ये है देखो, सिंग है ना, सिंग मतलब गाना. अभी हमको बताना है कि भाई ये गाए गए थे, तो ये हो जाता है संग, SUNG. ठीक है. सो इन दोनों नेशनल एंथम्स को इसलिए गाया था ताकि ये सिंबलाइज कर सके जो इक्वालिटी है, जो एकता है ऑफ राइट्स ऑफ ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स, कि भाई सिर्फ व्हाइट्स के पास राइट्स नहीं, सिर्फ ब्लैक्स के पास राइट नहीं, बल्कि दोनों की ही राइट्स इक्वल है. क्लियर? ओके. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. How does Mandela describe the systems of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? पहले डेकेड में क्या था भाई? सिस्टम स्टार्ट हुआ अपार्थाइड सिस्टम, जहां पे ब्लैक्स को कोई भी राइट्स नहीं दिए गए थे, पूरा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था. लास्ट डेकेड में या फाइनल डेकेड में ऑफ 20th सेंचुरी क्या हुआ भाई? अब अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो चुका था, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके थे, सब ब्लैक्स को अब इक्वल राइट्स मिलेंगे. क्लियर? ऑलराइट. चलिए अब पढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट को. So in the first decade of the century, the whites erected a system of racial domination against the blacks, which created the basis of one of the harshest and most inhumane societies the world had ever known. क्या बोला यहाँ पे कि पहले डेकेड में जो पहली 10 साल थे 20th सेंचुरी के, तब जो वाइट्स हैं आफ्टर एंग्लो बॉयर वॉर एंडेड, जो वाइट्स थे उन्होंने क्या किया भैया? अपने डिफरेंसेस पैचअप कर लिए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सब मिट्टी पाओ, और उसके बाद उन्होंने एक रेशियल डोमिनेशन, जो रेस पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करेगा, ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया. किसके खिलाफ? अगेंस्ट ब्लैक्स. अभी ये जो सिस्टम है इट क्रिएटेड, उसने क्या स्टार्ट कर दिया? द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर या वन ऑफ द कठोर या सबसे ज्यादा इनह्यूमेन सोसाइटीज के लिए जाना जाता है, ऐसा सिस्टम स्टार्ट हुआ. ये है फर्स्ट डेकेड. लास्ट डेकेड में क्या हुआ? इन द फाइनल डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी द अपार्थाइड प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड एंड रिप्लेस्ड बाय व्हिच रिकॉग्नाइज राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन. अभी जो फाइनल डेकेड है, लास्ट डेकेड है ऑफ 20th सेंचुरी, इस वक्त अपार्थाइड सिस्टम जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, क्योंकि ये सिस्टम ही एंड हो गया, अबॉलिश कर दिया गया, और इसको रिप्लेस किया है, इसको बदला गया है बाय समथिंग जो कि अब हक, राइट्स एंड फ्रीडम, आज़ादी को जज नहीं करेगा, मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, बल्कि अब उसको पहचानेगा कि हाँ हक होता है, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ फ्रीडम होते हैं, और ये बिल्कुल भी बेस्ड नहीं होंगे किसी भी तरीके के क्राइटेरिया पे. कोई कलर ऑफ द स्किन नहीं देखा जाएगा, कुछ भी नहीं, बल्कि सबके लिए इक्वल राइट्स होंगे. तो ये है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डेकेड एंड लास्ट डेकेड. और लास्ट डेकेड क्या था? नेल्सन मंडेला जी का 8th डेकेड एज अ पर्सन. क्लियर? ऑलराइट. अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की. व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज या फिर एक ब्रेव पर्सन क्या होता है भाई? वो जिसको डर नहीं है, नहीं, बल्कि वो जो अपने डर से जीत जाता है. सो अ ब्रेव पर्सन इज नॉट द वन हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ थिंग्स, बट द पर्सन हु कॉन्कर्स हिज फियर, है ना, मतलब जो अपने डर से जीत जाता है. तो अब इसी को अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं. एक तरीका ये है, फॉर मंडेला या फिर अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला या फिर फॉर नेल्सन मंडेला. ठीक है. Courage does not mean the absence of fear but a victory over fear. According to him, brave men need not be fearless but should be able to conquer fear. तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मंडेला जी के लिए जो करेज है, जो हिम्मत है, वो डर ना होना नहीं होता, बल्कि डर के आगे जीत जाना, लाइक डर से जीत जाना, सॉरी, वो होता है. ऑल्सो एक हिम्मती, एक साहसी इंसान वही होता है जो निडर है नहीं, बल्कि वो जो कि अपने डर को काबू पा चुका है, अपने डर से के आगे हारा नहीं है, बल्कि अपने डर से जीत गया है. क्लियर? ऑलराइट.
नेक्स्ट बात करते हैं, विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? ऑब्वियसली टू लव इज नेचुरल, हेट करना सिखाते हैं या हम सीखते हैं, बट टू लव एवरीबडी वो हमारे अंदर नेचुरली होता है ना। तो बहुत आसान सा आंसर है कि फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। भाई जितना पूछा उतना ही लिखेंगे ना, अभी क्यों बोला, काय को बोला, वो डिपेंड्स ऑन द वर्ड लिमिट कि आपको क्या पूछा जा रहा है। क्लियर? ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? बड़ा आसान, दो दायित्व होते हैं, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के प्रति। सेकेंड ऑब्लिगेशन है अपनी कंट्री, अपनी कंट्री मैन और अपनी कम्युनिटी के प्रति। इजी, ऑलराइट, तो इसी को लिखना है। अभी 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं तो अभी तो याद हो गया होगा, करेक्ट। सो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। भाई हर एक इंसान के 2 दायित्व होते हैं। द फर्स्ट टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। ठीक है, अपना परिवार, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे। सेकंड अपनी कंट्री, कंट्री के लोग और अपनी कम्युनिटी। क्लियर? इजी, ऑलराइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मंडेला जी के लिए जब वो छोटे थे, जब वो एक स्टूडेंट थे, तब उनके लिए फ्रीडम्स क्या थी, अभी हम लिख देंगे वो। इसके बाद उन्होंने कैसे एक अंतर बताया है उन फ्रीडम्स के बीच में जो उनके लिए ट्रांजिटरी या टेम्परेरी या अस्थायी थी, जो इसके पहले फ्रीडम्स थी, और जो बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम्स हैं वो क्या है। तो बेसिक ऑनरेबल का मतलब क्या, वो मैंने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में समझाया था, है ना। अभी इसी के बीच का अंतर बताना है। तो सबसे पहले तो बता देते हैं उनके लिए बेसिक फ्रीडम्स थी क्या। सो लाइक एनी अदर चाइल्ड फॉर मंडेला फ्रीडम मेंट टू लिव हैप्पीली एंजॉय द लाइफ। भाई हर एक बच्चे के लिए आज़ादी क्या होता है कि भाई हम अपनी मस्त मजानी लाइफ जिए, बिल्कुल चिल करें, इंजॉय करें, राइट। तो वही चीज़ इनके लिए भी थी कि भाई खुश रहना, अपनी लाइफ को इंजॉय करना, वो थी इनके लिए असली फ्रीडम। But when one becomes an adult, tricks of childhood looks like transitory. But जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी उम्र बढ़ती है, तब हमारे लिए जो छोटे मोटे ट्रिक्स होती हैं, जो मस्तियाँ होती हैं, जो एंटीक्स होते हैं हमारे बचपन के, वो फिर हमको लगता है कि यार ये तो बहुत टेम्पररी थे, ये तो मतलब परमानेंट है ही नहीं लाइफ में। तब हमको क्लियर होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज आर वर्थलेस फ्रॉम एन एडल्ट पर्सपेक्टिव। भाई अभी जो बच्चे खेल रहे होते हैं, जब उनके लिए जैसे छोटे छोटे किचन के चीज़ें होती थी, है ना, गन्स होती हैं, छोटी कार्स होती हैं, उनको कितना मज़ा आता है ऐसे छोटी सी कार चलाने में, रेसिंग कार, रिमोट कार, ये सब में बहुत मज़ा आता है। अभी हम बड़े हो गए, हम लोग के लिए क्या है, क्या है बच्चों जैसी चीज़ें। तो हमारे लिए जैसे जैसे बड़े होते हैं नज़रिया बदलता है और ये सब चीज़ें हमारे लिए वर्थलेस हो जाती हैं, जो बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिर उनको समझ आया कि भैया वो टेम्पररी थी, वो सिर्फ जब छोटे थे तभी तक सीमित थी। Once one is adult, one has to earn and bring the bread home. This is how one gets an honorable existence in the family and in the society. अभी कॉन्ट्रास्ट कैसे किया उन्होंने ट्रांजिटरी फ्रीडम्स को और बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम्स को, कि भाई जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको पैसे कमाने पड़ते हैं, हमको हमारे घर में ब्रेड यानी खाना लाना पड़ता है, ब्रेड लाना यानी कि खाना लाना। तो हमें अपने खाने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए कमाई करनी पड़ती है, वी हैव टू अर्न समथिंग, मेहनत करनी पड़ती है, और फिर उससे हमें समझ आता है कि भाई ये है असली ऑनर। तभी तो रिस्पेक्ट मिलेगी ना सोसाइटी में कि आप कुछ कर रहे हो। अदरवाइज आप सिर्फ बैठे रहो, कुछ मत करो, अपने मॉम डैड के पैसों का हम खा रहे हैं जब तक हम बड़े हो चुके हैं, लाइक हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम 26, 27, 30, 35 के हो गए और हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो डेफिनेटली सोसाइटी या फिर हमारे घर में भी सब हमको ऐसे देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है, ये कुछ तो कर लो, हमें खुद भी बहुत बुरा फील होगा, करेक्ट। तो वो चीज़ है जो क्लियर हुई उनको कि भाई ये है बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम, कि हम अपनी मर्जी से कमाई कर सके, अपने घर में खाना ला सके, हम अपने लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल कर सकें, और दैट इज व्हाट इज, जिसे कहते हैं ऑनरेबल एग्जिस्टेंस। तो ये है वो जिससे कॉन्ट्रास्ट किया उन्होंने ट्रांजिटरी फ्रीडम से, जो कि बचपन में बड़ी सही लगती है बट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो हमारे लिए वर्थलेस हो जाती है। क्लियर? ओके, चलिए थर्ड की बात करते हैं। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? वाई नॉट? क्या उनको लगता है जो ऑप्रेसर है, जो उत्पीड़क है, यानी कि जो पीड़ित करता है, वो फ्री है? नहीं। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं वो भी फ्री नहीं है, वो भी किसके पीछे बंद है, वो भी उन सलाखों के पीछे बंद है जो नफरत की सलाखें हैं, द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, द बार्स ऑफ नैरो माइंडेडनेस, द बार्स ऑफ हेट्रेड, है ना, बुक में ये दिया है तो वही लिखना है कि भाई जो एक पूर्व धारणा है, जो एक छोटी सोच है, जो नफरत है, उसकी जंजीरों में बंधे हुए हैं जो लोग पीड़ित करते हैं, जो लोगों की आज़ादी छीन लेते हैं, साथ ही साथ ये भी फ्री नहीं है ना। तो इसी को अभी लिखना है हमको, जो हाफ ऑफ दी थिंग्स आर गिवन ऑलरेडी इन द बुक में ही मेंशन्ड है, अभी आपको अपने शब्दों में इसको लिखना है ना। सो मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑप्रेसर इज फ्री। पहले तो सबसे पहले बता दो कि नहीं, उनके हिसाब से इनको नहीं लगता कि ऑप्रेसर फ्री है। एज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑप्रेसर इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड हु इज
इन द बार्स ऑफ, हु इज बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। यहाँ पर हम बिहाइंड को डाल देते हैं, हु इज बिहाइंड, ठीक है, ज्यादा बेटर हो गया, एंड नैरो माइंडेडनेस। अभी ये भी बुक में दिया हुआ है कि भाई एक पहले से ही जो हमने धारणा बना के रखी, वो एक जो छोटी सोच है, उसके जो सलाखें हैं उसके पीछे बंद है ऑप्रेसर। बोथ द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, एंड साथ ही साथ दोनों की ही इंसानियत नहीं बची है, क्योंकि ऑप्रेसर जो है, ऑप्रेस्ड जो है, उसकी तो ह्यूमैनिटी छीन ली गई है, और ऑप्रेसर जो है वो अपनी ह्यूमैनिटी ऑलरेडी खो चुका है, तभी तो वो ऐसे ट्रीट कर रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिस वजह से उनको लगता है कि ऑप्रेसर भी फ्री नहीं है, भाई वो भी बंदिशों में है, वो भी छोटी सोच, प्रिजुडिस, नैरो माइंडेडनेस, हेट्रेड, इन सब की सलाखों के पीछे बंद है। इजी, ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ओके, ये वन सेट खत्म, अभी नेक्स्ट हो गया थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? भाई इतने सारे लोग क्यों आए थे? क्योंकि बहुत बड़ी बात थी, सबसे दुनिया का जो हार्शेस्ट इनह्यूमन सिस्टम है उसका अंत हुआ था। सबसे पहले सबसे पहली बार ऐसा हो रहा था कि साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक पर्सन को प्रेसिडेंट बनाया गया है, और ये सिग्निफाई करता है कि भाई जीत हुई थी यूनिटी की, जीत हुई थी पीस की, जीत हुई थी ह्यूमन डिग्निटी की, ठीक है। तो अभी इसी को लिखते हैं अपने शब्दों में। तो सबसे पहले अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड पेड रिस्पेक्ट एंड सपोर्टेड द एंड ऑफ अपार्थाइड। इट सिग्निफाइड द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल एंड ट्रायम्फ ऑफ अ सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्या दिया हुआ है कि भाई इतने सारे लोग क्यों आए थे? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स आए थे अपने आप रिस्पेक्ट पे करने के लिए, है ना, कॉन्ग्रेचुलेट करने, खुशी बनाने कि वाह कितनी अच्छी चीज हुई है, अपार्थाइड सिस्टम का एंड हो गया। सो वो चीज सपोर्ट करने के लिए द एंड ऑफ अपार्थाइड। दूसरी बात, रिस्पेक्ट पे करने के लिए इतने सारे लोग आए थे। अभी ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये क्या बता रहा है? जीत किसकी? ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, कि हमेशा अच्छाई की बुराई पे जीत होती है, बुराई हमेशा हारती है, टाइम लगता है बट हारती जरूर है। एंड ट्रायम्फ ऑफ अ सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और एक ऐसी सोसाइटी की जीत हुई है जहां पर कोई भी भेदभाव अब नहीं होगा। इजी, ओके, नेक्स्ट है, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? इस पे बेस्ड मैंने बात भी की थी डिटेल एक्सप्लेनेशन में कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने, है ना, कि जितने भी देशभक्त उनसे पहले चले गए, जो लड़ते रहे अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करने के लिए, उन्हीं का एक योग है नेल्सन मंडेला जी। ऐसा उन्होंने क्यों बोला है? बात ऑलरेडी कर ली है, फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं कि होना क्या चाहिए। सो मंडेला बाय सेइंग, या फिर नेल्सन मंडेला बाय सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स वांटेड टू पे रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री एंड इट्स पीपल। क्योंकि नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो अपनी रिस्पेक्ट पे करना चाह रहे थे उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने अपनी लाइफ को बलिदान की तरह दे दिया, बलिदान दे दिया अपनी जिंदगी का। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस की, ताकि उनकी जो कंट्री है या उनके कंट्री के जो लोग हैं वो फ्री हो पाए। तो उनको रिस्पेक्ट पे करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये अकेले कोई नहीं कर पाता, बहुत सारे लोग हैं जिनकी इधर पर छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है। He believes that he is grateful to those who had gone before him because those heroes had paved the path for him. वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, ग्रेटफुल है उन लोगों के प्रति जो उनके पहले जा चुके हैं। पहले जा चुके इसलिए नहीं, जो उनके पहले जा चुके, ठीक है, अपने शब्दों को इस्तेमाल करना है। Who had gone before him, क्यों? क्योंकि वही हीरोज थे, ठीक है, जिन्होंने एक रास्ता बनाया था उनके लिए कि भाई तुम्हें इस पे ही अब वॉक करके आगे कंटिन्यू करना है और आज़ादी लेकर आना है। Therefore he believes that he couldn't bring equality for his people without their support. और ये जो इक्वालिटी लेकर आए वो जो डिस्क्रिमिनेशन का अंत हुआ है वो उन लोगों के बिना नहीं कर पाते नेल्सन मंडेला जी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना पसंद कर रहे हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं और यही मानते हैं कि भाई उन लोगों का ही मैं एक योग हूँ। डन, ओके। Third है, would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? क्या दिया हुआ है? क्या आप मानते हैं कि हाँ, जितना ज़्यादा किसी को परेशान किया जाता है उतना ही वो इंसान जो है महान व्यक्ति के रूप में आता है? बिल्कुल अग्री करते हैं, बिकॉज हमने खुद देखा है, फ्रीडम फाइटर्स वगैरह के एग्जाम्पल्स देखे हैं। अभी नेल्सन मंडेला जी ने कैसे बताया, वो ओलिवर टम्बूज और चीफ लूथलेस इन सबके जो एग्जाम्पल्स दिए उसकी बात करनी है। नेक्स्ट, क्या आप खुद एग्जाम्पल दे सकते हो? अरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे खुद के फ्रीडम फाइटर्स की बात अगर हम कर लें तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई उनको भी तो प्रिजन में रखा जाता था, उनको भी तो ट्रीट किया जाता था, बट फिर उन्होंने भी तो फाइट किया और फिर हम फ्री हो गए, राइट? तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स देने। सबसे पहले बात करते क्या आप अग्री करते हो कि भाई ये लाइन सही है? तो यस, I totally agree that depths of oppression create heights of character. पहले आपने अग्री कर दिया। Second thing, Nelson Mandela illustrates this by giving examples of great heroes.
नेल्सन मंडेला जी ने ये पॉइंट प्रूफ कैसे किया है, उन्होंने बहुत सारे जो ग्रेट हीरोज हैं उनका एग्जाम्पल दिया है। किसका एग्जाम्पल? दिस बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका लाइक ओलिवर टम्बू, वॉल्टर सिस्लू एंड अदर्स। ठीक है, अभी आपको सारी लिस्ट याद है, लिख सकते हो, बट देखो उससे ना वर्ड लिमिट जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जितना पूछा है उतना आप यूज करो एग्जाम्पल्स को। सो यू कैन से ओलिवर टम्बू, यू कैन से वॉल्टर सिस्लू एंड यू कैन जस्ट एड ऑन अगर आपको याद है नाम तो, अदरवाइज आप कह सकते हो एंड अदर्स। ठीक है, who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle। भाई जो इंस्पायर्ड हो गए, जिनको लगा कि भाई इतना परेशान कर रहे हो, फाइट बैक तो करना पड़ेगा, एक रिबेलियन था, है ना, और इसीलिए वो बाहर आए और उन्होंने स्ट्रगल किया, फाइट किया। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वर मेनी ग्रेट लीडर्स हु आफ्टर लिविंग अंडर ऑपरेशन of British rule came out as people of noble characters like महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय जी, भगत सिंह जी एंड मेनी मोर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जब हमें एग्जाम्पल देना ना, भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो की, तो जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी यानी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल थी, तब भी जो ब्रिटिशर्स से फाइट करके हमारी फ्रीडम को लेकर आए वो कौन थे? वो ग्रेट लीडर्स ही तो थे। तो बहुत सारे ग्रेट लीडर्स जो हैं, जब उनको बहुत ज्यादा ब्रिटिश रूल के अंदर ऑप्रेस किया गया, तभी वो बाहर आए, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और उन्होंने फाइट किया, और इस तरीके से कुछ नोबल कैरेक्टर्स के नाम आपने यहाँ मेंशन कर दिया, और फिर हम इंडिया जो है उसको इंडिपेंडेंस दिला पाए। सो इस तरीके से ये पूरा आंसर है। पहले अग्री करो, फिर नेल्सन मंडेला जी का एग्जाम्पल दो, फिर खुद के एग्जाम्पल दो। इजी? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? वही है कि जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, पहले उनके लिए क्या था फ्रीडम, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एज के साथ उनका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ वो मेंशन करना है। So with age and experience, Mandela understood the real meaning of freedom। उनको असलियत पता चली कि भाई असली में आज़ादी होती क्या है। As a young boy, he thought that he was born free, and as long as he obeyed his father and abided by the rules of his tribe, he was free in every possible manner। भाई जब वो छोटे थे उनको लगा कि जब तक वो बिल्कुल फ्री हैं, वो आज़ाद ही पैदा हुए हैं, और जब तक वो अपने पापा की बात मानते हैं, जब तक वो अपने ट्राइब की रूल्स को फॉलो करेंगे, उनको कोई परेशान नहीं करेगा, तो भैया वो आज़ाद हैं। तो बचपन में वो आज़ाद थे, ऐसा उनको लगता था। As he grew older, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, he understood the freedom as freedom to raise a family and to earn livelihood। भाई फिर धीरे धीरे जब उनकी एज बढ़ी, उनको समझ आया कि भाई असली फ्रीडम क्या होती है, अपनी फैमिली के लिए अर्न करना, अपनी फैमिली के लिए बेसिक नीड्स का इंतजाम करना, और उसी को कहते हैं भाई अपनी जिंदगी जी रहे हो तो वो फ्रीडम है। Then he understood that he was being selfish during his boyhood। फिर इनको समझ आया भाई ये तो मैं सिर्फ अपना सोच रहा था, ये तो गलत है, ये फ्रीडम है ही नहीं। फ्रीडम तो क्या है भाई, जब पूरी जो मेरे लोग हैं वो सब आज़ाद होंगे। It was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all the people who were like him। फिर उनको समझ आया कि नहीं भाई, सिर्फ मेरी फ्रीडम छीनी नहीं गई है, बल्कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उन सबकी फ्रीडम को रिड्यूस कर दिया गया है, कर्टेल कर दिया गया है, छीन लिया गया है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अभी चाहिए तो और ऐड कर सकते हो इस आंसर को, तो आप जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हो एग्जाम्पल्स देकर। ठीक है, मियलीस वाला एग्जाम्पल, देन बुल पे राइड करने का, स्ट्रीम में तैरने का, उसके अलावा अपने घर की जो फील्ड है वहाँ पर भागने का, फिर उसके बाद अपनी मर्जी से जो चाहे वो पढ़ने का, जहाँ चाहे वहाँ, जहाँ मर्जी है वहाँ जाने का। तो ये सब चीज़ें, रात को पूरा टाइम बाहर रहने का या जब भी मन हो तब तक रहने का, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो एज एग्जाम्पल्स, और ये आंसर फिर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप लिख सकते हो। ईजी? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? भाई जैसे उनको लगा कि नहीं मुझे आज़ादी चाहिए, वो जो हंगर था उनका फ्रीडम का, उससे उनकी जो लाइफ है वो कैसे चेंज हो गई, अभी हमको वो बताना है इस आंसर में। सो डेफिनेटली उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, एएनसी पार्टी ज्वाइन करना, फिर उसके बाद वो एक फ्राइटेंड यंग पर्सन थे, वो बोल्ड में चेंज हो गए, वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन थे, फिर वो एक क्रिमिनल में बदल गए, वो फैमिली लविंग मैन थे, एक लाइफ लिविंग पर्सन थे, लाइफ लविंग पर्सन थे, और फिर एक मॉन्क की तरह उनको अपनी लाइफ बितानी पड़ी, एक ऐसे इंसान जिसके पास घर भी नहीं है, ऐसे उनको अपनी लाइफ बितानी पड़ी। तो या ये कुछ चेंजेस हैं, और वही हमको मेंशन करना है कि मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम completely। It transformed a frightened young man into a bold one, drove a law-abiding attorney to become a criminal, turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। तो भाई ये तो पूरी आपकी बुक की लाइन्स है, क्योंकि इसको क्या चेंज करोगे, अभी मॉन्क को मॉन्क ही बोलोगे, लाइफ लविंग को लाइफ लविंग ही बोलोगे, करेक्ट? तो यही चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी है कि भाई पहले वो मतलब ऐसे नॉर्मल डरते हुए, ऐसे डरपोक नहीं बोला है, बट ऐसे डरते थे ना, इतना थोड़ी बोल्ड होता है इंसान कि हाँ भाई जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा बहुत डर तो सबको होता है। तो वैसे फ्राइटेंड यंग मैन थे, बिल्कुल स्ट्रांग हो गए, उसके बाद लॉस को फॉलो करते थे, क्रिमिनल में चेंज हो गए, मस्त फैमिली लाइफ जीने के वो थे, बिल्कुल पसंद करते थे कि फैमिली लविंग हस्बैंड है, एक फैमिली है, ये लाइफ होती है। अभी ऐसे हो गए जिसके पास एक घर भी नहीं है। उसके बाद वो जिंदगी जीना पसंद करते थे, अभी वो
ये सब मोह माया लगने लगा उनको, यानी क्योंकि वो ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, तो एक साधु एक मॉन्क की तरह वो सिर्फ एक चीज़ के पीछे जुट गए, वो क्या था कि भाई अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलानी। ठीक है, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आ जाते हैं थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज पे। क्वेश्चन आंसर्स टाइप का हो गया। अभी आपको ना बीच बीच में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे नाउन वर्ब पे या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जैसे मेटाफर वगैरह पढ़ा लेटर टू गॉड पे, तो ऐसे ही नेल्सन मंडेला में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट। नाउन्स मतलब कोई भी नाम, कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम, फीलिंग का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी पर्सन का नाम, वेदर का नाम, सीजन का नाम, कोई भी नाम इज नाउन, है ना, संज्ञा। सो देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट। फॉर्मेशन, गवर्नमेंट, फॉर्मेशन बताया भैया कि एक बनावट है, गवर्नमेंट सरकार, नाम है ना सरकार, तो ये भी क्या हो गया भाई, नाउन है। विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग वर्ब्स। अब ये बने काय में से, ये बने हुए हैं देखो वर्ब से। फॉर्म मतलब बनाना, बनाना मतलब एक्शन, कुछ क्रिया, तो ये वर्ब है। वैसे ही गवर्न यानी कि कोई चीज पे रूल करना, गवर्न करना, है ना। अभी गवर्न कर रहे हो तो एक्शन है ना, तो गवर्न भी क्या है, वर्ब है। अब इसी वर्ब में ION, TION या फिर MENT जोड़कर इसको क्या बना दिया गया है, नाउन। बाय सफिक्सिंग। सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो लास्ट पार्ट होता है, लाइक जैसे यहां पर देखो TION है ना, या फिर ION है, तो ये लास्ट में जोड़ा है, ये सफिक्स है। वही इधर आगे कुछ जोड़ा होता तो वो प्रीफिक्स होता, प्री पहले, ठीक है, सफिक्स यानी बाद में। तो सफिक्स जो है वो जोड़े गए हैं, जैसे ION और MENT। देयर मे बी चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब। अभी कभी कभी स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है ना, ऐसे जरूरी नहीं है सिर्फ फॉर्म में ION लगा दिया, इधर पे भी MENT, हर वर्ड में ऐसे करेंगे तो चेंज ही नहीं होगा, नहीं, स्पेलिंग भी चेंज होती है। जैसे कि रिबेल को आपको बनाना है रिबेलियन, ION जोड़कर देखो स्पेलिंग में एक L एक्स्ट्रा आ गया, स्पेलिंग चेंज हुई, है ना। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूट का हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट में स्पेलिंग देखो कितनी चेंज हो गई, उधर कहाँ कॉन्स्टिट्यूट था, वहां कहाँ ट्यूशन बन गया, तो स्पेलिंग भी चेंज होती है। यही है भैया लैंग्वेज का कमाल, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं कि कुछ वर्ब्स में सफिक्स जोड़कर क्या बना सकते हो, नाउन्स बना सकते हो, नाम बना सकते हो। अब ऐसी आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट। आपको बुक में जो दिए हुए हैं ना, वैसे उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे ऑलरेडी 2 आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वही दिया है कि नाउन है रिबेलियन, किस वर्ब से बना है, रिबेल से। वैसे नाउन है कॉन्स्टिट्यूशन, किस वर्ब से बना है, कॉन्स्टिट्यूट से। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बुक में दिए हुए हैं, जितने भी आपको आते हैं वो यहाँ ऐड करना है, जो नाउन है, और उसके जो वर्ब है वो आपको यहाँ ऐड करना है। तो ये बेसिक सी एक्टिविटी है, एग्जाम्स में नहीं आएगी, बट क्या आपकी लैंग्वेज की पकड़ को मजबूत करेगी। यस, आपको समझ आ रहा है, अच्छा नाउन है, अच्छा ये वर्ब है, ठीक है। और आपको एक और काम करना है, जितने भी नाउन वर्ब्स आप पढ़ रहे हो और आपको मीनिंग नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद एक्टिविटी करनी है कि आपको जो भी वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता उसकी मीनिंग सर्च करो, उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखो, उसको हिंदी में समझो, क्योंकि अगर आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है हिंदी लैंग्वेज में तो इस तरीके से आपकी जो वोकैब है, वर्ड मीनिंग पार है, डिक्शनरी है, आपकी ग्लोसरी है, जो भी है वो सब बहुत मजबूत हो जाएगी। क्लियर। चलो अब इसी पे एक एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं कि क्या क्या नाउन बुक में दिए हैं और क्या क्या वर्ब दिए हुए हैं, लाइक किस वर्ब से वो बना हुआ है। क्लियर, ओके। तो इसमें नेक्स्ट अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब फटाफट से कुछ वर्ड्स हैं जिनका हम नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की बात की हमने, तो गवर्नमेंट में गवर्न वर्ड है द वर्ब। वैसे ही फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन एक नाम है, लाइक कोई बनावट, पर ये बनाना, फॉर्म करना इज एन एक्शन। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि फॉर्मेशन जो है इट्स अ नेम, इसीलिए इसको आप रखोगे नाउन के बॉक्स में। और जब हम बात कर रहे हैं फॉर्म की, तो इसका मतलब होता है बनाना, विच इज एन एक्शन, तो ये हो गया वर्ब। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, है ना। अभी भेदभाव क्या है, एक नाम है, एक एक्शन का नाम है नहीं। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक नाम है, बट डिस्क्रिमिनेट करना एक्शन है, इसीलिए डिस्क्रिमिनेट एक वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है इमेजिनेशन यानी कल्पना, कल्पना करना वो हो जाता है वर्ब। पर इमेजिनेशन जो है वो एक नेम है, इसीलिए इसको भी आप रखोगे कहाँ पर, नाउन के बॉक्स में। अभी इमेजिन जो है वो वर्ब है जिससे ये इमेजिनेशन नाउन बना है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव, ठीक है। और बदलाव क्या है, नाम है। ट्रांसफॉर्म करना यानी बदलाव लाना या बदलना, उसे कहते हैं क्रिया यानी एक्शन यानी वर्ब, इसीलिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका वर्ब। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, वैसे लिस्ट बहुत लंबी है, आप चाहें तो और वर्ड्स भी देख सकते हैं। इट्स जस्ट दैट नाउन और वर्ब का जो फंडा है इस वाले कॉन्सेप्ट में वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रीड द पैराग्राफ बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। अच्छा, अब आपने कितना समझा है कि किस वर्ब का नाउन कैसे बन रहा है, वो चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। जैसे आपको दिए हुए हैं वर्ब्स ब्रैकेट में, कंट्रीब्यूट, असिस्ट,
subjugate, humiliate, imprison, resist। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके नाउन फॉर्म्स बनाने हैं, ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके के सफिक्स को जोड़कर, और स्पेलिंग भी चेंज हो सकती है जैसे कि हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम यहाँ बात करते हैं, ये आपका पूरा पैराग्राफ है, मार्टिन लूथर किंग्स ब्लैंक टू आवर हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर बिगैन व्हेन ही केम टू द ब्लैंक सो एंड सो। अब हम फटाफट से इसके सीधे आंसर डिस्कस करें तो बेटर होगा, राइट, बिकॉज आपको ये एज क्वेश्चन नहीं आएगा इन द एग्जाम, बट दिस इज समथिंग जो आपके नाउन और वर्ब का कॉन्सेप्ट और क्लियर करेगा, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं इसके आंसर्स की तरफ। सो आप कॉन्ट्रीब्यूट का कर देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूट यानी कुछ आप अपना पार्ट या हिस्सा कुछ देना, लाइक कॉन्ट्रीब्यूट करना, हम बोलते हैं ना कॉन्ट्री किया हमने, जब हम पार्टी वगैरह के लिए डिसाइड करते हैं तो सारे फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करते हैं, तो सब अपना अपना एक हिस्सा दे देते हैं पैसे का, तो उसको कहते हैं कंट्रीब्यूट करना, वो वर्ब है। पर ये हुआ क्या, ये पूरा है क्या, इकट्ठा जो पैसा हुआ है कंट्रीब्यूशन है ना, तो कंट्रीब्यूशन एक नाम है। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग्स कंट्रीब्यूशन टू आवर हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर बिगैन व्हेन ही केम टू द ब्लैंक ऑफ रोजा पार्क्स। वर्ड है असिस्ट। असिस्ट यानी किसी को हेल्प करना, सपोर्ट करना कि हाँ ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। अभी असिस्ट करना इज एन एक्शन, अभी आप क्या कर रहे हो, आप असिस्टेंस दे रहे हो, तो असिस्टेंस नाम है ना, इसीलिए असिस्ट का हो जाता है असिस्टेंस, जहां पे TANCE हो जाती है स्पेलिंग, ठीक है। सो व्हेन ही केम टू द असिस्टेंस ऑफ रोजा पार्क्स। अ सीमस्ट्रेस हु रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट। सीमस्ट्रेस क्या होता है, एक जो कपड़े वगैरह बुनती है ना, उनको सीमस्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। Who refused to give up her seat on a bus to a white passenger. In those days, American blacks were confined to positions of second-class citizenship by restrictive laws and customs. To break these laws would mean blank and blank. अभी यहाँ word है subjugate. ये एन एक्शन है, वर्ब है। अभी subjugate किया है तो क्या फाइनली क्या रिजल्ट है, subjugation, इसीलिए आपने उसको बना डाला क्या, नाउन। वैसे ही humiliate जो है ना, ह्यूमिलिएट क्या है भाई, आप किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हो, लाइक आप इंसल्ट कर रहे हो। अभी इंसल्ट हुई है, क्या हुआ है, ह्यूमिलिएशन हुआ है, तो हुआ क्या है, वो नाउन है, किया क्या, ह्यूमिलिएट, तो वो वर्ब है। इसीलिए आप यहाँ पे क्या फिल कर दोगे, ह्यूमिलिएशन फिल कर दोगे, बिकॉज वो क्या है, एक नाउन फॉर्म है। वैसे नेक्स्ट है बाय द पुलिस एंड द लीगल सिस्टम, बीटिंग्स ब्लैंक एंड समटाइम्स। अभी आपको जो वर्ड दिया है ब्रैकेट में वो है इम्प्रिजन, और अभी आपको इसका फॉर्म करना है एक नाउन फॉर्म, राइट। अभी इम्प्रिजन क्या है, एक तरीके से कैदी बना देना, तो वो एक्शन है, और बन क्या गए हैं, हुआ क्या है, कैदी बन चुके हैं इंसान, तो वो हुआ क्या, इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो आपने बोल दिया इम्प्रिजनमेंट, जो कि हो जाएगा नाउन फॉर्म। एंड समटाइम्स डेथ अवेटेड दोज हु डिफाइड द सिस्टम। मार्टिन लूथर किंग्स टैक्टिक्स ऑफ प्रोटेस्ट इन्वॉल्व नॉन वायलेंट ब्लैंक टू रेशियल इनजस्टिस। अभी इधर क्या है, रेजिस्ट, बचाव, तो रेजिस्ट करोगे, एक्शन है। हुआ क्या है भाई, रेजिस्टेंस हुआ है, यानी एक नाउन हुआ है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है, इट्स जस्ट दैट आपको ये जो डिफरेंस है वो क्लियर करना है अपने माइंड में कि क्या वर्ब है और क्या नाउन फॉर्म है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है, क्लियर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल्स विथ नेम। डेफिनेट क्या होता है, देखो आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो होते हैं 3। इसमें वैसे बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो चैनल पे अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, तो फटाफट से आप जाके देख सकते हो वीडियोस, अगर आपको आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन, और तीसरा क्या है भाई, द, राइट। अब इसमें ए और एन को बोल देते हैं इनडेफिनेट, और द को बोल देते हैं डेफिनेट। तो वही चीज बोलिए, यहाँ पर हम बात किसकी करने वाले हैं, डेफिनेट की। अभी आपको ये बस क्लियर करना है, आर्टिकल जैसे आप यूज करते हो ना, एन कैसे यूज करते हो आप, जब आपको बताना होता है कि आप किसी वर्ड के प्रति एक की बात कर रहे हैं, है ना, और वो स्पेसिफिक नहीं होता, वो किसी के लिए भी बोल सकते हो। और यहाँ पर जब आप देखते हैं कि और एन का यूज करना है कि नहीं, तो आप वर्ड का स्टार्टिंग का साउंड समझते हो। अगर वो स्वर का साउंड होता है, वॉवल्स का साउंड होता है, तो आप एन यूज करते हैं, अदरवाइज आप अ लगाते हो। बट जब आपको बात करना होता है कोई ऐसी चीज की जो स्पेसिफिक है, बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट है, आपको पता है कि भाई वही एक चीज है, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, देन आप यूज करते हैं द एज द आर्टिकल, ठीक है। अभी इसी द आर्टिकल जिसको हम कह रहे हैं डेफिनेट, उसकी थोड़ी बहुत बात करेंगे, बिकॉज उसका यहाँ पे यूसेज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है इन द चैप्टर। सो यू नो दैट डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट नॉर्मली यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स, नॉर डू प्रॉपर नाउन्स यूजुअली ऑकर इन द प्लूरल। जैसे नेल्सन मंडेला, कॉमन क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी नाम जो है वो सबके लिए यूज करते हैं, वो कॉमन नाउन होता है। अगर स्पेसिफिकली कोई एक चीज के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ नेल्सन मंडेला, तो वो एक ही पर्सन दिमाग में आएंगे, और कोई आएगा क्या दिमाग में, नहीं, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, कॉमन नहीं है। अब प्रॉपर नाउन के आगे ज्यादातर अक्सर
द का यूज नहीं होता है। जैसे आप कभी नहीं बोलेंगे द नेल्सन मंडेला, आप सीधे बोलोगे नेल्सन मंडेला। वैसे ही प्लूरल भी नहीं होता है, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा। नेल्सन मंडेला लिखोगे ना, मंडेलास नहीं लिखोगे एपोस्ट्रोफी के बिना। जब हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेलास, ठीक है, इसका मतलब होता है मंडेला इज या वॉज वट एवर। बट जब आप बोलते हो नेल्सन मंडेलास विदाउट एपोस्ट्रोफी, तो उसका तो भैया जो मीनिंग है वो एंटायरली डिफरेंट हो जाता है। एक ही नेल्सन मंडेला आप प्लूरल कर रहे हैं, तो ना तो हम द लिखेंगे ना ही हम इसको ऐसे लिखेंगे। बट नाउ लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। बट एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो क्या है? द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बूज द वॉल्टर सिसलू ऑफ आवर टाइम। और ऐसे ही आगे जा जाके द लगा दिया है प्रॉपर नाउन के साथ। अभी ऐसा क्यों बोला द ओलिवर, है ना, द वॉल्टर, द नेल्सन क्यों नहीं बोला फिर? तो यही एक चीज है जो आपको इस कॉन्सेप्ट में समझ में आने वाली है कि भाई हम कभी यूज करते ही नहीं है नाम के आगे द, अभी इधर काय को यूज कर लिया। बिकॉज लेट्स डिस्कस दिस, यूज्ड इन दिस वे विद द एंड और इन द प्लूरल अ प्रॉपर नाउन कैरीज अ स्पेशल मीनिंग। जब हम ऐसे यूज करते हैं ना कि द या फिर हम प्लूरल लिख देते हैं, तो इसका एक अलग मीनिंग आता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक द नेम्स अबव मीन? आपको क्या लग रहा है ये जो लिखा है द ओलिवर द वॉल्टर, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली हम ऐसा कुछ बात करें कि भाई ऐसा कोई है ही नहीं, दी बेस्ट, है ना, तभी हम द लिख रहे हैं। सो चूज द राइट आंसर। आपको ऐसा लग रहा है ओलिवर टेम्बू वॉल्टर सिसलू फॉर एग्जाम्पल बोलना चाह रहे हो, इसीलिए द लगा हुआ है, या फिर many other men like Oliver Tambo, Walter Sisulu, many men of their type or kind whose names may not be as well known. Did you choose option B? Then you have the right answer. यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके पहले जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं द वॉल्टर सिसलू द ओलिवर टेम्बूज, तो इसका मतलब ये है कि हम फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, या फिर इसका मतलब ये है कि भाई ऐसे लोग हैं ही नहीं, ऐसे लोग हम जानते ही नहीं है इस नाम से, ये स्पेसिफिक लोग हैं, मतलब ये सबसे अलग आ जाते हैं, हम इनको बिल्कुल अलग की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल का मीनिंग नहीं आ रहा है, मीनिंग ये आ रहा है कि मैनी अदर मैन लाइक और मैनी मैन ऑफ देयर टाइप और काइंड हुज नेम्स मे नॉट बी एज वेल नोन। भाई यहाँ पर ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि द ओलिवर टेम्बूज द वॉल्टर सिसलू का मतलब क्या है कि भाई जो नाम दिए हैं सिर्फ वही थे फ्रीडम फाइटर्स? नहीं, इसके अलावा भी और लोग थे जो इन्हीं के जैसे फाइट कर रहे थे, बट उनका नाम हमको नहीं पता है। तो यहाँ स्पेसिफाई किया जा रहा था भाई द ओलिवर टेम्बूज या फिर द वॉल्टर सिसलू का मतलब द पीपल हु sacrificed their lives and they were fighting for the freedom। वो लोग जो अपनी लाइफ का बलिदान दे रहे थे और फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए फाइट कर रहे थे। यानी ऐसे लोग जिनका नाम नहीं पता, उनको द ऐसे लिख लिख कर स्पेसिफाई किया गया है। क्लियर हो गया कि यहाँ द क्यों लिखा है? द नेल्सन मंडेला क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हम सिर्फ नेल्सन मंडेला जी की बात करें। द वॉल्टर सिसलू ये सब क्यों लिखा? क्योंकि हम बाकी जितने लोग के नाम नहीं जानते जो भी लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, अपार्थाइड सिस्टम को एंड करने के लिए, उनके नाम हमें पता नहीं, इसलिए हमने द वहाँ पर यूज किया है। इजी? ओके, चलिए अब इसी पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। Here are some more examples of the used with proper nouns। भाई प्रॉपर नाउन के साथ द ज्यादातर यूज होता नहीं है, बट यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? ट्राई टू से व्हाट दीज सेंटेंसेस मीन। यू मे कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू विश। लुक एट द एंट्री फॉर द। अभी आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपको बस उनका मीनिंग बताना, डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, हम दे, ठीक है। सो क्या दिया है? मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान टू हिज पार्टीज। ठीक है, अभी ये सीधे सीधे पढ़ने से अच्छा मैं आपको सीधे आंसर ही बता दूंगी, ठीक है। तो सीधे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस ऐसे हमने पढ़ा कि मिस्टर सिंह, भाई जो भी मिस्टर सिंह हैं वो रेगुलरली यानी अक्सर इनवाइट करते हैं किसे? द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान। यानी जितने भी लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे वेल नोन पर्सनालिटीज हैं उनकी बात हो रही है, इसीलिए बोला है द अमिताभ बच्चन। भाई एक ही अमिताभ बच्चन है, हम सबको पता है, एक ही शाहरुख खान है, हम सबको पता है, बट इनके ऐसे भी लोग जिनके नाम यहाँ पे नहीं लिखने हैं, लाइक पूरा सेंटेंस नाम लिखते लिखते ही बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, तो भाई उनको स्पेसिफाई करने के लिए कि ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को वो अक्सर इनवाइट करते हैं, तो वो मीनिंग देने के लिए द लिख दिया है दोनों के आगे। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। This means that Mr. Singh regularly invites well-known personalities such as Mr. Amitabh Bachchan and Mr. Shah Rukh Khan to his parties। भाई यहाँ ऐसा मत लगाओ। सो यहाँ पर बोला है कि मिस्टर सिंह जो है वो अक्सर इनवाइट करते हैं कुछ लोगों को, वेल नोन पर्सनालिटीज़ को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी, इसी तरीके से और भी जो जाने माने सेलिब्रिटीज़ हैं। तो इसीलिए द लिखा है ताकि वो सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में एक इंडिकेशन मिल जाए। क्लियर? सेकेंड वाली की बात करते हैं। मेनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स। तो द मधुबाला मतलब यहाँ ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो माधुरी दीक्षित जी हैं वो अभी लाइक जब भी मधुबाला जी के टाइम की बात हो रही है, जब मधुबाला जी जो है वो वेल नोन एक्ट्रेस हुआ करती थी, तब के टाइम की
हिसाब से अगर एट प्रेजेंट हमको बोलना है कि कोई मधुबाला जैसा फेमस या मधुबाला जैसे टैलेंटेड है, स्किल्ड है, तो भाई उनको माधुरी दीक्षित को कंपेयर किया जाता है, ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप द मधुबाला से कुछ और आर्टिकल वगैरह की बात कर रहे हो, नहीं, इसका मतलब कि भाई स्पेसिफिकली जैसे मधुबाला जी थी अपने टाइम पे वेल नोन स्किल्ड एक्ट्रेस, वैसे ही अभी जो जानी जाती हैं वो है माधुरी दीक्षित जी, यानी जब माधुरी दीक्षित जी का जो पूरा अंतराल रहा है तब। क्लियर। सो इसको क्या एक्सप्लेन करोगे आप? वेरी इजी, दैट दिस मीन्स दैट इन द प्रेजेंट जनरेशन माधुरी दीक्षित इज कंपेयर टू द ग्रेट एक्ट्रेस मधुबाला। इजी, तो ग्रेट एक्ट्रेस मधुबाला, इसीलिए द मधुबाला बोला है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ एलेक्जेंडर्स, दी नेपोलियंस एंड दी हिटलर्स बट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज वेल। यानी कि एलेक्जेंडर्स, नेपोलियंस, हिटलर्स, इन जैसे जितने भी लोग थे, सिर्फ उनके बारे में हिस्ट्री नहीं है, बल्कि हिस्ट्री जो है वो कुछ आम जनता से भी बनी हुई है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? दिस मीन्स हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ नोन फिगर्स सच एज एलेक्जेंडर, नेपोलियन एंड हिटलर्स बट ऑल्सो ऑफ अदर ऑर्डिनरी पीपल। यानी सिर्फ जो जाने जाते थे लोग तब के टाइम पे, यानी जिनके बारे में सब जानते हैं, हिस्ट्री में नाम पड़ा हुआ है कि नेपोलियंस हो गए, एलेक्जेंडर्स हो गए, एलेक्जेंडर हो गए, नेपोलियन हो गए, हिटलर हो गए, सिर्फ यही लोग नहीं जिनके नाम हमको पता हैं, बल्कि कई आम जनता है या कई आम लोग हैं जो भी इंक्लूडेड थे। ऑब्वियसली उनके बिना थोड़ी सब कुछ पॉसिबल होता, तो वो भी इंक्लूडेड थे हिस्ट्री में, तो उसकी बात हो रही। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। वैसे इडियम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लाइफ के, और इडियम्स, प्रोवर्ब्स पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे हर क्लास के हिसाब से, तो आप चाहें तो मेन चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है। सो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस मैच द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेज नियरेस्ट इन मीनिंग इन कॉलम बी। फर्स्ट लुक फॉर द सेंटेंस इन द टेक्स्ट इन विच द फ्रेज इन कॉलम ए अकर्स। तो क्या दिया हुआ है कि आपको इटैलिसाइज, इटैलिक्स में दिया हुआ है कुछ कॉलम ए में, उसको आपको मैच करना है इन मीनिंग विद कॉलम बी। कॉलम बी में उसका मीनिंग दिया है। अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको दिया हुआ है फर्स्ट लुक फॉर द सेंटेंस इन द टेक्स्ट। यस, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, तो आप वो जो भी पार्ट है उसका सेंटेंस जो बुक में दिया हुआ है उसको देखो, एंड विच द फ्रेज इन कॉलम में अकर्स, क्योंकि वो जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो किसी ना किसी सेंटेंस का पार्ट होगा। वो कौन सा सेंटेंस है, किस सेंटेंस का पार्ट है, वो जाके पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से मीनिंग क्लियर होगा। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड हम जो मीनिंग्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी सेंटेंस देखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको ऑलरेडी उसका डिस्कस कर चुके हैं हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में, समरी में, तो बहुत इजीली आपके आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। सो फटाफट से हमको बस यही देखना है कि कॉलम ए में कौन से पार्ट है इटैलिसाइज्ड जिसकी बात की गई है, सिर्फ और सिर्फ इटैलिसाइज्ड पार्ट की। क्लियर। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आपको जो सेंटेंस दिया है वो है आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और आपको मीनिंग बताना है जो ये इटैलिक्स में दिया हुआ है उसका। फर्स्ट है हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, वॉज नॉट केयरफुल अबाउट द फैक्ट, या फॉरगॉट और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इन सब में इटैलिक्स में कुछ पार्ट दिए हुए हैं, यानी कि जो बिल्कुल टिल्टेड दिख रहा होगा वर्जन। आप अपनी बुक्स भी प्लीज ओपन कर सकते हो, बिकॉज इटैलिक्स को ढूंढना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि देखना पड़ता है अच्छा ये दिया हुआ है इटैलिक्स में। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको बुक में हर एक वर्ड को ऐसे ही ध्यान से देखना है और फिर पता लगाना है भाई किस चीज़ का मीनिंग पूछ रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम फटाफट से सीधे आ जाते हैं इसके आंसर्स पे। तो जैसे दिया है नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, है ना, अभी इधर दिया है हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ। अनमाइंडफुल यानी नहीं पता होना, है ना। नॉट अनमाइंडफुल मतलब नहीं पता होना, यानी पता होना, राइट। सो वही चीज दिया है हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, भूला नहीं था बल्कि मुझे पता था। इजी। ओके, नेक्स्ट। When my comrades and I were pushed to our limits, pushed to our limits का मतलब भाई मैक्सिमम जहाँ तक आप सहन कर सकते हो वो लिमिट। सो pushed by the guards to the wall, guards की बात हो रही है क्या? नहीं। took more than our share of beatings, इधर क्या बोल रहे हैं, मतलब कि जितना हमको मारने का तय किया गया था उससे ज़्यादा मार खा ली। felt that we could not endure the suffering any longer, endure का मतलब क्या होता है? सहना, है ना। ये फीलिंग आई कि अब हम और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते इस सफरिंग को, तो वही चीज़ बोली है पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी कि और ज़्यादा सहन शक्ति नहीं है, और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, यानी सहन करने की मैक्सिमम क्षमता। क्या यही होगा? यस, क्योंकि हमने यही पढ़ा है जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे। सो पुश्ड टू आवर लिमिट्स यानी कि फेल्ट दैट वी कुड नॉट हैंडल, और सहन नहीं कर पा रहे थे हम, यानी इंड्योर नहीं कर पा रहे थे और ज़्यादा सफरिंग्स। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। कीप मी गोइंग मतलब बिल्कुल मैं आगे चलता रहूँ, अब मैं हार ना मानूँ, गिव अप ना करूँ। सो मेक मी गो ऑन वॉकिंग, भाई चलने की बात नहीं हो रही है, वॉक पे चले जाओ, नहीं, जेल में बंद है। हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप
इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, मेक मी रिमेन विदाउट कंप्लेनिंग। अभी कीप मी गोइंग का मतलब कि चलते रहने का इन द सेंस गिव अप नहीं करना, यानी कि अभी भी मेरे को है मदद कर रहा है कि मैं अभी भी उम्मीद रखूं, होप रखूं, उसको ना गिव अप करूं भले कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, ये बोलना चाह रहा है। या फिर कि मैं बिना कंप्लेन करते हुए चलता रहूं, अभी कंप्लेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गिव अप करने की बात हो रही है। तो कीप मी गोइंग का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो आपको ऑप्शन जो सेकंड वाला दिया हुआ है उसी में दिया है मीनिंग। थर्ड है द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अर्निंग माई कीप। व्हाट इज अर्निंग माई कीप? भाई जितना भी बेसिक नीड्स हैं, जो भी कर सकता हूँ उसके लिए कमाना, है ना। सो अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, कीपिंग व्हाट आई अर्न, गेटिंग गुड सैलरी। देखो गुड सैलरी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बिकॉज हर किसी के पास गुड सैलरी नहीं होती। बेसिक नीड्स का खर्चा निकल जाए उतना बोल रहे हैं, है ना। अर्निंग माई कीप कि भाई जितना मैं अपने आप को रख सकूँ, संभाल सकूँ उतना पैसा। सो अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन। और ये कीपिंग व्हाट आई अर्न तो हो ही नहीं रहा है कि भाई जो मैं कमाऊँ वो मेरे पास रहे, कमाने को ही नहीं मिल रहा तो रखने की तो बहुत दूर की बात है। तो बड़ा आसान से एक्सरसाइज है, बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ चुके हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन में, इसलिए अभी इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लुकिंग एट कॉन्ट्रास्ट, बड़ा इजी सा एक्सरसाइज है बट बहुत आपको मदद करेगा कॉन्ट्रास्ट समझने में, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आता है कि भाई कॉन्ट्रास्ट बताओ। अभी आपको समझ नहीं आता कॉन्ट्रास्ट है क्या, तो भाई कोई चीज चल रही है और फिर उससे बिल्कुल अलग उल्टा कुछ बता दिए तो वो होता है कॉन्ट्रास्ट। सो नेल्सन मंडेला's राइटिंग इज मार्क्ड बाय बैलेंस, मेनी सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स इन बैलेंस। भाई ये जो इन्होंने लिखा है नेल्सन मंडेला जी ने राइटिंग, उसमें कई सेंटेंसेस हैं जो एक बैलेंस में है, यानी एक पार्ट जो है वो शायद हाँ की बात कर रहा है और दूसरा पार्ट बिल्कुल ना की बात कर रहा है, तो जैसे हाँ ना का बैलेंस है। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अभी आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको उन्हीं को यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जो एज इट इज आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर कॉन्ट्रास्ट होता क्या है उसको हम समझने वाले हैं। जैसे दिया है, दे कैन बी टॉट टू लव बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, आई वॉज बॉर्न फ्री टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। तो जब हम बोल रहे हैं इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, डेप्थ क्या है? गहराई। अभी हम इसी के लिए उल्टा क्या बोलेंगे? ऊंचाई। तो अभी देखो मिलेगा आपको कहाँ? हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो हाइट्स और डेप्थ हो गया ना कॉन्ट्रास्ट, तो वो दिया है पहले। सेकंड, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, डर का ना होना, अभाव होना, वो नहीं है हिम्मत, बल्कि ट्रायम्फ ओवर इट। तो अभाव और फिर सीधे बोल दिया जीत, तो ये हो गया यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट। बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, तो अब ये कहाँ आएगा? करेज की जगह पे नहीं, ब्रेव की जगह आएगा, ये भी देखेंगे। सो द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। भाई साहसी वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, बल्कि जो अपने डर से जीत जाता है, उसको काबू पा लेता है। तो कहाँ डर नहीं लगना है और कहाँ जीत जाना है, तो कॉन्ट्रास्ट है। इफ पीपल कैन लर्न टू हेट, भैया जब लोग जो हैं वो नफरत करना सीख सकते हैं, सो दे कैन बी टॉट टू लव, तो हेट और लव हुआ ना कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, भाई मेरे को आज़ादी की भूख नहीं थी, व्हेन आई वॉज बॉर्न मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे पास फ्रीडम नहीं है। बट यहाँ पे क्या दिया है? आई वॉज बॉर्न फ्री, भाई नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री बट आई वॉज बॉर्न फ्री। देख रहे हो कॉन्ट्रास्ट? तो वही कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे आपको इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहा है। डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, एब्सेंस ऑफ फियर, ट्रायम्फ ओवर इट, है ना। हाँ, बल्कि कमी नहीं बल्कि उस पर जीत पाना, यानी कि पूरी तरीके से डर था बट जीत गए उससे। फिर डज नॉट फील अफ्रेड नहीं, बल्कि हु कॉन्कर्स दैट फियर, करेक्ट। देन पीपल लर्न टू हेट, तो लव यहाँ पे आ गया, टॉट टू लव, कॉन्ट्रास्ट। देन उसके बाद नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, बल्कि आई वॉज बॉर्न फ्री, नॉट बॉर्न वॉज बॉर्न, हंगर फॉर फ्री, बॉर्न फ्री, कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। तो वही चीज यहाँ बताइए कि कॉन्ट्रास्ट का भी कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखो यहाँ पर क्या सही बैलेंस यूज करते हुए सेंटेंसेस को बनाया गया है। इजी, ओके। दिस टेक्स्ट रेपिटेडली कॉन्ट्रास्ट द पास्ट विद द प्रेजेंट और द फ्यूचर। अभी ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर आप देखोगे, लाइक जो पूरा स्टोरी देख चुके हो, उसमें क्या बोला है कि बार बार एक कॉन्ट्रास्ट बताया है, पास्ट का प्रेजेंट के साथ फिर फ्यूचर के साथ। वी कैन यूज कोऑर्डिनेटेड क्लॉजेस टू कॉन्ट्रास्ट टू यूज फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। भाई कॉन्ट्रास्ट क्यों बता रहे हैं? अभी हमने जितने कॉन्ट्रास्ट पढ़े उसमें एक स्ट्रेस पड़ रहा है ना, एक बात पे कितना ज्यादा आपको पता चल रहा है कि हाँ इस बात में दम है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो वही एम्फेसिस, वही इफेक्ट, वही स्ट्रेस, वही एक दबाव के लिए सेंटेंस में यूज किया जाता है कॉन्ट्रास्ट, जो कि यूज होते हैं कोऑर्डिनेटेड क्लॉज के फॉर्म में। अभी क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है मेन चैनल पे, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच का डिफरेंस अगर समझना चाहो समझ सकते हो, वहां पे भी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया हुआ है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटेड क्लॉजेस के बारे में बहुत कुछ, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लैंग्वेज का। गिवन बिलो आर सेंटेंसेस कैरिंग वन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट। भाई कॉन्ट्रास्ट होगा तो दो हिस्से होंगे सेंटेंस के, एक हिस्सा आपको दिया हुआ है और दूसरे के लिए फाइंड इन द टेक्स्ट द सेकंड पार्ट। सेम आपको एज इट इज सेंटेंस ढूंढना है और जो सेकंड पार्ट है वो देखना है कि देखो कैसे कॉन्ट्रास्ट बताया।
and complete each item. Identify the words with signal the contrast. This has been done for you in the first item. और जो word आपको contrast दिखा रहा है वो भी आपको देखना है और फिर इसी तरीके से बाकी आपको complete करना है. तो चलो फटाफट से देखते हैं. एक किया हुआ है आपके लिए, वो आपको बताया जाएगा, बट अभी ये कुछ सेंटेंसेस हैं वो आपको बुक में ढूंढने, ठीक है. एज इट इज जो भी सेंटेंस जहां पर भी है वो बुक में देखना है और उसको कंप्लीट करना है. तो सीधे सीधे कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज ये बहुत आसानी हो जाता है कंप्लीट करना. सो for decades the union buildings had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. देखो for decades बताया है had been the seat, यानी पुराना पास्ट का बोला है कि भाई पहले whites का जो है वो पार होता था, रूल होता था, white supremacy. अभी क्या है, it now है ना, पर अब प्रेजेंट में जब कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है, बल्कि जो हमारे लिए पास्ट ही है, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग. तो ये कॉन्ट्रास्ट बताया, पहले सिर्फ व्हाइट, अभी रेनबो गैदरिंग. पर कब, पहले हैड बीन, अभी नाउ इट इज. नेक्स्ट, ओनली मोमेंट्स बिफोर, ये पूरा पढ़ लेंगे. नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. क्या करते, कॉन्ट्रास्ट, अरेस्ट कर लेते. तो भाई ऐसा ऐसा होता पहले, तो अभी ऐसा हो रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट है. नेक्स्ट, ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. ऑल्दो, भले ही नहीं पता था उस वक्त, पर जल्दी पता चल जाएगा. तो पर जल्दी पता चल जाएगा. एक तो कॉन्ट्रास्ट है पता चलने का, दूसरी बात अभी यहाँ पता भी चल रहा है कि भाई कॉन्ट्रास्ट है, पर है ना. जैसे मैं बहुत खुश था पर थक गया था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ट्रिप के लिए पर तैयारी नहीं की थी. तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो समझ रहे हो कि मतलब एक अलग चीज़ बता रहे हो पहले बोले वाले पार्ट के. क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. बड़ा आसान से यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल बट I have always known that its greatest wealth is its people, finer, truer than the purest diamond. भाई इतनी चीजें हैं, पर मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे ज्यादा कीमती क्या है यहाँ के लोग. तो पर कॉन्ट्रास्ट. नेक्स्ट, द एयर शो वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन. तो अभी ये सिर्फ पिन पॉइंट नहीं था, बल्कि ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन था. तो नॉट अ डिस्प्ले, बल्कि एक डेमोन्स्ट्रेशन. कॉन्ट्रास्ट पकड़ा हमने. नेक्स्ट, it was his desire for the freedom by people that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home. अभी देखो इधर कॉन्ट्रास्ट कि भैया फ्राइटेंड यंग मैन था, बोल्ड हो गया, कॉन्ट्रास्ट. फिर उसके बाद लॉ अबाइडिंग था, क्रिमिनल बता दिया. फैमिली लविंग, विदाउट अ होम. तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा देख सकते हो इस चैप्टर में. यस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मायने नहीं रखते हैं ऑनेस्टली, बट क्या ये आपको हेल्प करें कि अगर कभी आप कुछ लिखना चाहो तो आप कैसे कॉन्ट्रास्ट को यूज़ कर सकते हो इस तरीके से. क्लियर? तो बस ये एक किस तरीके की राइटिंग है उनकी, नेल्सन मंडेला जी की, जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जो ब्यूटी है और जो खूबी है वो बताया गया है इन कुछ एक्सरसाइजेस की हेल्प से. क्लियर? ऑलराइट, चलिए. सो इस तरीके से एनसीईआरटी में जितने भी लाइक जो बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे जो कि डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है वो हमने कर लिए हैं. इसके अलावा कुछ ऐसा है कि आपको ऐसे लिखना है, टॉपिक पे बोलना है, तो वो भाई आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो. यू कैन चूज द टॉपिक एंड स्पीक ऑन इट. आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर बोल सकते हैं. बट येस, जो भी क्वेश्चंस बिल्कुल राइटिंग में आपको समझाना जरूरी था उन सब के आंसर्स आपके सामने थे इस वीडियो में. आई होप सब कुछ क्लियर हो गया. बट जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया था इन द बिगनिंग, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो भी तरीका है लाइक द वेबसाइट, द सोर्स, जहाँ से आप वीडियोज़ को एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में देख सकते हो, जहाँ से कुछ क्लिक्स करके आप वीडियोज़ ईजिली एक्सेस कर सकते हो, वो मैं बताऊंगी. तो फटाफट से उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वेबसाइट पे ना सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं, तो आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं होता और आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जो है वीडियोस को फटाफट से देख सकते हैं. करना क्या होता है, आपको बस गूगल पे जाना होता है, टाइप करना होता है magnetbrains.com, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम है. आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है, एज इट इज मेंशन करते हो. जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हो ये जो पेज है वो डिस्प्ले होता है. अब इस पेज पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. या तो आप सर्च बार पे लिख दो और ढूंढ लो कि भाई आपको क्या वीडियो चाहिए, या फिर आप यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं जो एक प्रॉपर ऑर्डर में है उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो. और ये बहुत आसान होता है. जैसे अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप जैसे ही क्लिक करेंगे पहले ऑप्शन पे, आपके पास सारी क्लासेस के ऑप्शन आएंगे. उस क्लास को क्लिक करेंगे जिसके सब्जेक्ट्स देखना चाहते हो. सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो टॉपिक्स आएंगे, टॉपिक पे क्लिक करोगे वीडियो आएगा. यानी सिर्फ क्लिक 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 और वीडियो आ जाता है. उसी तरीके से एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सब भी अवेलेबल है. सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो अपने आप को एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. साथ ही साथ अगर किसी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप, और आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है अपनी रिस्पेक्टिव क्लास का उसको हिंदी में पढ़ना है, देन उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए. सपोज आपने यही चूज किया कि भाई मेरे को इंग्लिश पढ़ना है हिंदी मीडियम के तरीके से, लाइक हिंदी में मुझे इंग्लिश पढ़ना है, समझ रहे हो, जो कि बहुत
सुनने में लोगों को लगता है कि इंग्लिश हिंदी में कोई कैसे पढ़ सकता है, बट आप समझ रहे होंगे कि और ज़्यादा मदद हो रही है आपकी उसको पढ़ने में, है ना। सो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और आपके सामने जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे। अब बस क्लिक कर दो जो आप पढ़ना चाहते हो। जैसे ही सामान्य अंग्रेजी में आप फर्स्ट फ्लाइट बुक का कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो, क्या करो ना, इस पर क्लिक करो, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे। अब उस टॉपिक पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना चाहते हो। जैसे आप चाह रहे हैं कि चलो भाई सिलेबस ओवरव्यू देख लेते हैं या जो आपका पाठ्यक्रम परिचय है वो देख लेते हैं, तो आपने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया आपके सामने उसका जो वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतना आसान होता है वीडियोस को एक्सेस करना। आई होप आप जो है डेफिनेटली चूज करेंगे वेबसाइट विजिट करना, ताकि आप ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स बाकी वीडियोस को भी ईजिली पढ़ सकें। क्लियर? ऑलराइट, चलिए। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के टॉपिक के अंत में, आज के वीडियो के अंत में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आप नहीं लिख पाएंगे आप, और कोशिश कीजिए कि इन आंसर्स को आप अपने शब्दों में भी लिखें ताकि आपकी और ज़्यादा पकड़ मजबूत हो हर एक चैप्टर पे। क्लियर? और अगर आपको लगता है कि यस ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद था, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो और इस चैनल के बारे में जितने लोगों से हो सकता है शेयर कीजिए। और यस अगर आप चाहते हो कि आप कोई अपडेट मिस ना करो, आपको नोटिफिकेशंस आए जब भी चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो इस तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और यस हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में, बट अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का और सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।